नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार फिर आप सभी का इस व्याख्यान चैनल के माध्यम से आप सब का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं और वो अपना अध्ययन बिंदु अपना है शब्द विचार से संबंधित है। और शब्द विचार में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने संज्ञा के रूप में आता है। तो मित्रों, इस संज्ञा विषय को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमें संज्ञा से संबंधित बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। संज्ञा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और उसी संज्ञा के साथ बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं या फिर अध्ययन बिंदु होते हैं, उस अध्ययन बिंदु से संबंधित जो संज्ञा टॉपिक है या संज्ञा जो शब्द है वो प्रत्येक अध्ययन बिंदु के साथ अपना संबंध रखता है। तो मित्रों, इस संज्ञा शब्द को हम अच्छी तरह से समझेंगे। हम इस प्रकार से समझेंगे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम संज्ञा को इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें आखिर प्रत्येक शब्द में संज्ञा को ढूंढना है कि संज्ञा किस प्रकार की है और ये कौन सी संज्ञा है। तो मित्रों, हमें व्याकरण को रटने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल संज्ञा को सिर्फ हम चैलेंज करते हैं आपके सामने। हम संज्ञा को सिर्फ 8 शब्दों में ही पढ़ेंगे। कितने शब्दों में मित्रों? हम बात कर रहे हैं केवल 8 शब्दों में संज्ञा को ख़त्म करेंगे। और अगर इन मेरे 8 शब्दों को आप समझ गए तो समझ लेना कि आपकी संज्ञा जो टॉपिक है या हमारा जो संज्ञा जो विषय है वो बिल्कुल हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारे सामने वो संज्ञा के जो शब्द हैं उसकी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमें समझ में आ सकती है। और वो समझ में आ गई तो समझना कि व्याकरण को हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें व्याकरण में प्रत्येक शब्द को यह देखने के बाद हम प्रत्येक शब्द को देख कर के यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शब्द में इस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रों, हम इस संज्ञा शब्द को हम लेके आएंगे सिर्फ 8 शब्दों में। हमें केवल ये 8 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं। हमें प्रत्येक संज्ञा के साथ हमें इन 8 शब्दों के साथ समायोजन करना है या उनके साथ संयोग करके देखना है कि क्या ये जो 8 जो शब्द हैं उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से या उस जातिवाचक संज्ञा से या फिर उस भाववाचक संज्ञा के साथ वो मेल खा रहा है, तो हम उसकी छटनी कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रों, हम एक शब्द को लेते हैं या एक अपना विषय को हम लेकर के आ रहे हैं, वो है संज्ञा। तो मित्रों, ये संज्ञा क्या है? इस संज्ञा के बारे में हम बहुत सारी व्याकरण की जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकों में हमारे सामने यह देखने के लिए मिलता है कि इसकी बहुत बड़ी परिभाषा हमारे सामने बाहर निकल के आती है। और वो परिभाषा इस प्रकार से है, प्रत्येक व्याकरण को आप उठा करके देखना, उस प्रत्येक व्याकरण में यही शब्द लिखा हुआ होता है कि व्याकरण में संज्ञा की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा इत्यादि के नामों का बोध करवाने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन मित्रों, यह परिभाषा अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्योंकि मित्रों, हम इसको पढ़ने से पहले एक शब्द की चर्चा और करेंगे। हम बात कर रहे हैं ये शब्द की। ये शब्द आखिर क्या है? ये शब्द मित्रों ये है कि हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला हमने नाम लिया था ये वर्ण के रूप में, दूसरा नाम लिया था हमने शब्द के रूप में, और तीसरा नाम लिया वाक्य के रूप में। तो मित्रों, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में हमने ये कहा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो मित्रों, हमने इसके बारे में ये बताया कि जब ये दोनों आपस में संयोग कर लेंगे तब ये व्याकरण का दूसरा शब्द बनेगा जिसका नाम है, दूसरा अंग बनेगा जिसका नाम है शब्द। और जब ये शब्द आपस में संयोजित हो जाएंगे तब जाकर के व्याकरण यहाँ कंप्लीट हो जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण का तीसरा अंग हमारे सामने बनकर के बाहर आता है, वो है वाक्य के रूप में। तो मित्रों, हम इसको तो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या है और इनके संयोग से परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इनके बारे में हम संधि विच्छेद में हम अध्ययन कर चुके हैं, वर्ण विचार में इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब अपना अध्ययन बिंदु व्याकरण का दूसरा आता है, वो है हमारे सामने शब्द। तो शब्द के रूप में हम मित्रों यह कह सकते हैं कि विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं।
परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है विकारी शब्द। विकारी का मतलब मित्रों ये होता है जिसमें परिवर्तन होता हो, या हम यह कहें कि जिसमें बदलाव हो सकता है, बदलाव होने की संभावना होती है, वे ही शब्द विकारी कहलाते हैं। और दूसरा हमारे सामने इसका शब्द दो प्रकार के, किसके आधार पर? विकार के आधार पर शब्द दूसरा प्रकार ये आता है अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब ये है, अ का मतलब हो गया रहित और विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, कि वे शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो। और परिवर्तन किसकी वजह से होगा मित्रों, वो देखना। परिवर्तन हमारे सामने प्रत्येक शब्द में परिवर्तन चार वजह से ही होगा। या तो उसके लिंग की वजह से शब्द में परिवर्तन होगा, या फिर उसके वचन की दृष्टि से शब्द में परिवर्तन होगा, या फिर उसके काल की वजह से परिवर्तन होगा, या फिर उसके कारक की वजह से शब्द में परिवर्तन होगा। शब्द में परिवर्तन करने के चार मुख्य घटक हैं, ये हमारे सामने हैं। तो प्रत्येक शब्द में परिवर्तन इस प्रकार से इनकी वजह से ही हो सकता है। अगर इन चारों बिंदुओं की वजह से किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो समझ लेना कि वे सारे के सारे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। और ये विकारी शब्द में कौन कौन से आ गए? तो मित्रों ये विकारी शब्द में एक तो संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, एक विशेषण आ गया, एक आ गया क्रिया आ गई। इस प्रकार से ये विकारी शब्द में शामिल हो गए। हमारे सामने जितने भी व्याकरण की ये टॉपिक है या ये अध्ययन बिंदु हैं, ये सारे के सारे विकारी शब्द में हैं। विकारी का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में से परिवर्तन होगा। किन की वजह से परिवर्तन होगा? इन चारों की वजह से किसी शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ये कहा, एक शब्द लिख दिया, ये लड़का शब्द लिख दिया। ये लड़का क्या है? लड़का एक प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें हम परिवर्तन किसकी वजह से करेंगे? हम लिंग की वजह से शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। चलो हमने इसका लिंग परिवर्तन कर दिया, क्या हो गया? लड़की हो गया। हमने वचन की दृष्टि से इसमें परिवर्तन करेंगे, किस शब्द में? इसी शब्द में हम परिवर्तन करेंगे। ये तो मित्रों है संज्ञा, और इस संज्ञा में हम परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो हो गया लिंग की वजह से शब्द में परिवर्तन हो गया। अब वचन की दृष्टि से हम शब्द में परिवर्तन करेंगे, जैसे ये हो गया लड़के, हो गया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं मित्रों, इस प्रकार के शब्द में अगर परिवर्तन होता है तो समझ लेना कि वे शब्द क्या होते हैं? वे शब्द विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द का मतलब वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हो। वे सारे के सारे शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी में कौन कौन सी टॉपिक आ गए? व्याकरण के हमारे टॉपिक आ जाते हैं। एक तो है क्रिया विशेषण, एक है समुच्चय बोधक अवयव, एक संबंध बोधक अवयव, एक है हमारे सामने विस्मय दिबोधक, एक हमारे सामने है, मतलब इस प्रकार के या हम यह भी कह सकते हैं, अविकारी को हम यह भी कह सकते हैं कि ये अवयव हैं। जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण में ये अवयव होते हैं, अगर ये अवयव होंगे तो हम उन शब्दों में हम इनकी वजह से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों अवयव का मतलब यहाँ ये हो गया, अ का मतलब रहित या नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, या ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, या ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, वे सारे के सारे शब्द, चाहे आप उसे अविकारी के नाम से संबोधित कर सकते हैं, या फिर आप उसे समुच्चय बोधक या फिर आप अवयव के बारे में आप उसका नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो मित्रों हम विकारी शब्द में कौन से विषय को शामिल किया है? ये देखिए, हमने विकारी शब्द में इस संज्ञा को शामिल किया है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम विकारी शब्द में संज्ञा शब्द पढ़ रहे हैं। तो मित्रों हम संज्ञा शब्द को इस प्रकार से अब लेके आएंगे। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया कि
कि व्याकरण में जितनी भी परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में उनमें यही बात लिखी हुई है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा इत्यादि के भावों का नाम ही क्या कहलाता है? वो संज्ञा कहलाता है। तो मित्रों शब्द है, ये शब्द है, ये क्या है? ये शब्द है। तो इस शब्द को हम कौन सा शब्द माने? हमने शब्द दो प्रकार के बताए, विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के बताए हैं। तो विकार के आधार पर शब्द, ये किस प्रकार का शब्द आ गया? ये आ गया विकारी शब्द। तो अब इसी प्रकार से इसकी परिभाषा बनाएंगे। इसकी परिभाषा क्या बाहर निकली है? वे विकारी शब्द, क्या निकली? वे विकारी शब्द। ठीक, इसके बाद में जो भी आगे नाम लिखा होता है वो इसकी परिभाषा बन गई। तो मित्रों हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि पूरी की पूरी संज्ञा को हम केवल 8 शब्दों में ही ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे सामने 8 शब्द कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिएगा। हम इसका बहुत ही तात्विक विवेचन करेंगे, इसका बहुत ही गहराई से हम अध्ययन करेंगे और उस गहराई में जाकर के हम सिर्फ 8 शब्द ही बाहर निकालेंगे। और वे 8 शब्द कौन कौन से हैं? तो मित्रों एक बार देखना, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं या इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि मित्रों ये संज्ञा का मतलब ये है, आप इसको एक प्रकार से संज्ञा न मान करके आप इसको ये मानिए कि ये एक प्रकार के नाम है। संज्ञा ही एक प्रकार का क्या है? नाम है। तो मित्रों इसका मतलब ये है, संज्ञा का मतलब ये हो गया कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी प्राणी हैं या जितने भी स्थान हैं, बस हमारे सामने ये 3 तो ये हो गए। और जितने भी हमारे मस्तिष्क में उठने वाले जो विचार हैं उन सारे विचारों का भी कोई ना कोई एक नाम होगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इस संसार में केवल हमारे सामने ये 4 चीज़ ही दिखाई देती है या 4 चीज़ों का ही ये नाम है। हमने क्या कहा? संज्ञा का दूसरा नाम ही एक प्रकार से नाम है और ये नाम प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये नाम किस रूप में है वो देखिएगा। हमने बताया कि इस संसार में केवल 4 वस्तुओं के ही विशेष नाम होते हैं या इन्हीं के नाम होते हैं। और वे नाम किन किन के होंगे? या तो कोई प्राणी होगा, उनका नाम होगा इस संसार में। दूसरा है, इस संसार में या तो कोई वस्तु होगी और उन वस्तुओं का भी कोई ना कोई नाम जरूर होगा। वस्तु या हम पदार्थ भी लिख सकते हैं, ये हो गया पदार्थ। तीसरा हमारा ये है, या तो हमारे सामने कोई ना कोई स्थान होगा, केवल उन्हीं का नाम होगा। और चौथा है हमारे सामने हमारे भाव होंगे या हमारे विचार होंगे, इन्हीं के कोई ना कोई नाम होंगे। तो कहने का मेरा मतलब, संज्ञा को समझाने का मेरा मतलब यही है कि संज्ञा की परिभाषा हमारे सामने यही बाहर निकल के आती है कि संज्ञा को हम एक प्रकार से नाम के रूप में ही जाने। और नाम हमारे इस संपूर्ण विश्व में किन किन के नाम है, इनके अलावा कोई नाम नहीं है मित्रों। नाम कौन कौन से हैं हमारे सामने? नाम या तो हमारे सामने कोई प्राणी हो सकता है, उनके नाम होंगे, या हमारे सामने कोई वस्तु या कोई पदार्थ हो सकती है, उसका भी नाम होगा, या फिर कोई स्थान होगा, उनका भी कोई ना कोई नाम होगा, या फिर कोई हमारे सामने हमारे मस्तिष्क में उठने वाले जो विचार हैं, जो काल्पनिक भाव हैं, उनका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो शब्दकोश है या हमारी जो कल्पना में जो भी नाम बाहर निकल के आता है वो प्रत्येक नाम इन 4 से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा केवल यही कहती है कि ये तो इनका नाम और इनका नाम और इनका नाम और इसका नाम ही क्या कहलाता है? इनका नाम ही एक प्रकार से संज्ञा है। तो मित्रों हम इस विषय को कंपटीशन के एग्ज़ाम की या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। अपना यह चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है और हम यह कहेंगे कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस प्रकार के हमसे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उनको हम आखिर कैसे सोल्व करें। तो मित्रों हमें व्याकरण को एक प्रकार से बंद करके रख देना है, हमें केवल इन शब्दों के ऊपर ही ध्यान देना है। तो हमने ये बताया कि संज्ञा की परिभाषा ये है किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम, किसी वस्तु या पदार्थ का नाम, किसी स्थान का नाम या फिर किसी भाव का नाम ही क्या है? हमने क्या लिखा? का नाम ही क्या है? ये संज्ञा है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने ये 4 चीज़ आती हैं या 4 प्रकार के नाम आते हैं और ये 4 प्रकार के नाम आप सभी के सामने ये रहे। अब देखेंगे हम संज्ञा। तो मित्रों हमने संज्ञा को ऐसे भी पढ़ा,
व्याकरण में हम संज्ञा को हम ऐसे भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो मित्रों यहाँ से हमारी संज्ञा शुरू नहीं होती, हमारी संज्ञा यहाँ से बिल्कुल भी शुरू नहीं होती। हमारी संज्ञा यहाँ से शुरू होती है कि हमने संज्ञा को क्या नाम दिया है, संज्ञा को नाम दिया है ये नाम। संज्ञा का मतलब ही ये नाम है। तो नाम हमारे सामने कितने प्रकार के, 4 प्रकार के नाम हैं। 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के नाम हैं। तो इन 4 प्रकार के नामों को हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन से हैं मित्रों? ये ऐसे नाम हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जो दिखाई देने वाले नाम हैं वो कौन कौन से हैं? दिखाई देने वाले नाम, देने वाले नाम, और दूसरे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखाई नहीं देने वाले नाम। 2 प्रकार के नाम हो गए मित्रों। तो 2 प्रकार के नामों में से आप इनका डिवाइडेशन करेंगे कि दिखाई देने वाले नाम कौन कौन से हैं और न दिखाई देने वाले नाम। मैंने यहाँ नंबर डाल दिया, 1 नंबर और 2 नंबर। संज्ञा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। वे नाम जो दिखाई देने वाले हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दृश्यमान। दृश्यमान जो हमें दिखाई देते हैं वे नाम, और जो दिखाई नहीं देते हैं वे कौन से नाम? अदृश्यमान। अदृश्यमान, ये 2 प्रकार के नाम हैं। अब आप खुद ही बताइए मुझे कि इनमें से दिखाई देने वाले नाम कौन कौन से हैं। तो मित्रों दिखाई देने वाले नाम कौन कौन से हैं वो देखिएगा। एक तो हमने इसमें लिख दिया 1 नंबर पे, प्राणी ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वस्तु भी ऐसी है जो हमें दिखाई देती हैं। वस्तु या पदार्थ हमें दिखाई दे सकती हैं। तीसरा कौन सा है मित्रों? वो देखिए स्थान है, स्थान को भी हम देख सकते हैं। ये तो हो गया किसमें? दिखाई देने वाले नाम में या दृश्यमान नामों में। और बाकी जो 4 नंबर का बचता है ये नाम ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या आप अपने मस्तिष्क के जो विचार हैं उनको आप देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते मित्रों। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के नाम होंगे, दिखाई देने वाले नाम और न दिखाई देने वाले नाम। और न दिखाई देने वाले नाम या फिर अदृश्यमान नाम में हम शामिल करेंगे भाव को। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी संज्ञा 2 भागों में बट जाती है। एक है दृश्यमान और दूसरी है अदृश्यमान। दृश्यमान में हमारे सामने 3 प्रकार के नाम आ गए और अदृश्यमान में हमारे सामने 1 प्रकार का नाम आ गया, और वो हमारे सामने है ये 4 नंबर का जो नाम हमने यहाँ लिखा था, वो 4 नंबर का नाम यहाँ शामिल हो गया, भाव। इस प्रकार से संज्ञा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अब देखिए मित्रों, अब समझने वाली बात ये है या ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो दृश्यमान नाम है, दृश्यमान नाम है और एक अदृश्यमान नाम है, अदृश्यमान, ये 2 प्रकार के नाम हैं। अगर इन 2 प्रकार के नामों में हमें और भी विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी, वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऐसी विशेषताएं होंगी मित्रों, वो देखिएगा। दृश्यमान जो चीज़ें हैं इनको हम स्पर्श कर सकते हैं या छू सकते हैं। एक तो ये नाम ऐसे होंगे, दृश्यमान नाम ऐसे होंगे जो एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी हो सकते हैं। कौन से नाम? ये दृश्यमान नाम। और अगला हम दृश्यमान में इसको भी शामिल कर सकते हैं कि एक तो स्पर्शजन्य हो गई, एक वचन या बहुवचन किसी भी रूप में हो सकता है। और अगला नाम हम यह कह सकते हैं वो एक दिन ख़त्म जरूर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ख़त्म नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम दृश्यमान नामों को शामिल कर सकते हैं या दृश्यमान में हम ये विशेषताएं शामिल कर सकते हैं। और अदृश्यमान में हम ये विशेषता करेंगे जो हम देख नहीं सकते। क्या हम उसको छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छू सकते। इसलिए हम इसको कहेंगे, अदृश्यमान को हम कहेंगे अस्पर्शजन्य होंगी। क्या होंगी? अस्पर्शजन्य होंगी, या हम ये कहें इनको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, नहीं सकते। तो मित्रों इस प्रकार से हम इनकी विशेषता यह बाहर निकाल रहे हैं कि प्राणी को हम स्पर्श कर सकते हैं, प्राणी एक वचन या बहुवचन हो सकता है, प्राणी ये ख़त्म हो सकता है। इस प्रकार से हम संज्ञाओं में
दो प्रकार के भेद बाहर निकालते हैं, एक है दृश्यमान और दूसरी है अदृश्यमान। तो दृश्यमान की विशेषताएं इस प्रकार से आती हैं और अदृश्यमान की विशेषताएं इस प्रकार आती हैं। तो मित्रों अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके डिवाइडेशन करेंगे। दृश्यमान नाम में दो प्रकार के नाम हमें दिखाई देंगे। दो प्रकार के नाम कौन कौन से हैं हमारे सामने वो देखिएगा। दृश्यमान में एक तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को शामिल करेंगे। किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम शामिल करेंगे। और दूसरी हम संज्ञा को शामिल करेंगे, वो करेंगे जातिवाचक संज्ञा को। तो इस प्रकार से हमारी दो संज्ञा यहाँ दृश्यमान में शामिल हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नंबर की संज्ञा। एक हमारी संज्ञा आ गई जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी जो संज्ञा हमारी अदृश्यमान में ये आ गई वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों इस प्रकार से वो देखिए कि संज्ञा के तीन भेद बन जाते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक जातिवाचक संज्ञा होगी और तीसरी हो गई हमारे सामने भाववाचक संज्ञा। तो अब हम अपनी संज्ञा के भेद को शुरू करते हैं। तो भेद हमारे सामने इस प्रकार से बाहर निकल के आते हैं। वो हमारे सामने दृश्यमान के तो दो भेद बाहर निकलते हैं और अदृश्यमान का एक भेद बाहर निकलता है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो अब हम यहीं से हम अपने 8 शब्दों का चयन करते हैं। 8 शब्द कौन कौन से मित्रों? मैंने बताया कि केवल हमें 8 शब्दों में ही पूरी संज्ञा को शामिल करना है। तो 8 शब्द हमारे कहाँ हैं मित्रों? एक शब्द हमारा ये रहा और दूसरा शब्द ये रहा। कितने हो गए? 1 और ये रहा 2। तीसरा हमारा ये रहा 3 और चौथा हमारा ये रहा छू नहीं सकते अस्पर्शजन्य 4 नंबर का ये रहा। 5 नंबर का शब्द हमारा ये रहा एक वचन, दूसरा ये रहा हमारा 5 नंबर का और ये रहा 6 नंबर का। और बाकी 2 जो हमारे शब्द शेष बचे हैं उनको आप आगे देखिएगा हम किस प्रकार से इनका विभाजन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि मित्रों हमारे सामने ये 6 शब्द तो ये हैं जो संज्ञा पूरी की पूरी संज्ञा को याद करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। किनकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारे इन 6 शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। हम इन्हीं 6 शब्दों की बार बार चर्चा करेंगे और आप खुद ही बताएंगे और आप खुद ही छटनी करेंगे कि इस शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। मित्रों मैं एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे रखूँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल रखूँगा और उस एग्जाम्पल के बारे में आप खुद ही चयन करेंगे कि ये इस प्रकार की संज्ञा है। तो हम उन शब्दों को भी लेके आएंगे, उन वाक्यों को भी लेके आएंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। उन शब्दों का भी हम उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार इन 6 शब्दों को जरूर ध्यान रखना। एक तो हमारा है दृश्यमान, दूसरा अदृश्यमान, इसी का उल्टा। एक हमने कहा स्पर्शजन्य, दूसरा हमने कहा अस्पर्शजन्य। एक हमने कहा एक वचन और दूसरा कहा बहुवचन। और 2 जो शेष शब्द हैं उनकी व्याख्या हम इसी के साथ आगे करेंगे। अब देखिएगा, तो मित्रों हमने ये बताया कि संज्ञा का मतलब हम एक प्रकार से नाम के रूप में ही जानते हैं और ये नाम एक संज्ञा ही है। और ये नाम हमारे सामने संसार में 4 प्रकार से बाहर निकल के आते हैं और उन 4 प्रकार के नामों को हमने 2 भागों में डिवाइडेशन किया और वो ही 2 भाग हमारी संज्ञा के 3 भेद के रूप में बाहर निकल के आते हैं। और बाकी जब जो हम आगे बढ़ते जाएंगे त्यों हमारे सामने इस 3 संज्ञा के 5 भेद तक लेके जाएंगे। तो ये 5 भेद कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, तो ज़रा इनके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे संज्ञा के भेद के रूप में, संज्ञा के भेद। तो मित्रों हमने क्या माना? संज्ञा को किस रूप में माना है? संज्ञा को हमने नाम के रूप में माना है कि एक प्रकार से संज्ञा नाम ही है। और हमारे सामने इस संसार में 3 प्रकार के नाम आए हैं, इस संसार में 4 प्रकार के नाम आए हैं। और वे नाम कौन कौन से हैं? या तो प्राणी होगा, दूसरा होगा या कोई वस्तु होगी, तीसरा है या फिर स्थान होगा और चौथा हमने लिखा या फिर भाव होगा। और इन दोनों को हमने या इन चारों नामों को हम 2 प्रकार के रूप में शामिल कर रहे थे। ये है दृश्यमान, ये है दृश्यमान और ये है अदृश्यमान। अदृश्यमान, दृश्यमान में हम 2 को शामिल किया, एक है व्यक्तिवाचक और दूसरा हमने शामिल किया जातिवाचक। अब देखिए हम इन तीनों को किस प्रकार से अपने 6 शब्दों में या 8 शब्दों में शामिल करते हैं और उसी के आधार पर हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं। पहला हमने
नाम का चयन किया या संज्ञा का पहला भेद हमने लिया वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मित्रों अब इसके बारे में गौर से देखना है कि हमारी कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कोई शब्द विशेष हमारे सामने रख देते हैं और शब्द विशेष के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रों हमने पहला भेद लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये देखिए हमने इसको पढ़ने से पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ने से पहले हम इन 4 शब्दों के बारे में एक बार वापस वो करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब इसके बारे में यह कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? एक तो विशेषता ये हो गई कि जो दृश्यमान हो, दृश्यमान नाम हो, या हम यह कहें कि जो दिखाई देने वाले नाम हो। ये क्या है? ये दिखाई देने वाले नाम, दिखाई देने वाले नाम जो हम देख सकते हैं। या हम इसके बारे में यह भी कह सकते हैं अगर वे नाम हमें दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसको स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श का मतलब हम उसे छू सकते हैं। कौन? व्यक्तिवाचक में। एक तो विशेषता ये होगी, हमें प्रत्येक नाम के साथ ये देखना है कि क्या वो नाम हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो नाम दिखाई दे रहा है तो क्या हम उसको छू सकते हैं। अगर छू सकते हैं तो मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। किस में होगी? एक वचन में होगी। किस रूप में? ये एक वचन में ही होगा। अगर ये एक वचन में है तो मित्रों ये स्वाभाविक है कि प्रत्येक वस्तु अगर इस संसार में अकेली मौजूद है तो समझ लेना कि वो खत्म होगी ही, एक दिन उसका अस्तित्व खत्म होगा। या हम यह कह सकते हैं ये एक दिन खत्म होगी या मरेगी या मर जाएगी। तो मित्रों अब ये कैसे, हमने ये बात क्यों लिखी इसके बारे में देखिएगा। व्यक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति का मतलब हो गया किसी व्यक्ति विशेष या कोई प्राणी है और उनमें हम किसको शामिल कर रहे हैं? या तो कोई प्राणी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है या कोई स्थान हो गया। हम इसमें 3 नामों का ध्यान रखेंगे। हमने 3 नामों का नाम लिया। एक तो हमने नाम लिया ये प्राणी का, दूसरा नाम लिया हमने वस्तु का नाम और तीसरा नाम लिया हमने स्थान का नाम। ये दृश्यमान नाम है। अगर इन तीनों नामों के साथ हमारी ये जो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, ये 4 विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं तो समझ लेना कि वे सारे के सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर के यह कह सकते हैं कि हम इनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें? नामों में परिवर्तन या बदलाव भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की ये कंडीशन हमारे सामने किसी भी शब्द के साथ ये लागू हो जाती है, इनमें से किसी के साथ भी ये कंडीशन लागू हो जाती है तो समझ लेना कि वे इस संसार के जितने भी नाम हैं उन नामों में ये जो विशेषताएं, इन नामों के साथ अगर ये विशेषताएं हमारे नामों के साथ लागू होती हैं तो समझ लेना कि वे सारे के सारे नाम हमारे सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही होंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हम अब लेके आएंगे। मान लो मैंने मेरा नाम ले लिया, आपके सामने विपुल जोरासिया अध्यापन कार्य करवा रहा है। मैं मेरे घर में अकेला हूँ विपुल। मैंने ये कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये विपुल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें संज्ञा की छटनी करनी है। ये संज्ञा की छटनी हम करेंगे। क्या मैं दिखाई देता हूँ? मैं दिखाई देता हूँ? बिल्कुल मैं दिखाई देता हूँ। क्या मैं छुआ जा सकता हूँ? बिल्कुल मैं छुआ जा सकता हूँ। मुझे स्पर्श किया जा सकता है। क्या मैं एक वचन हूँ? हाँ बिल्कुल, इस कक्षा में मैं अकेला हूँ या मैं अपने घर में विपुल के नाम से मैं अकेला हूँ। तो हो गया। अब देखिए, क्या मैं ख़त्म हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, एक न एक दिन मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा या मैं एक दिन मर जाऊँगा कभी, चाहे मैं किसी प्रकार से, मैं प्राकृतिक आपदा से मैं अपने या फिर किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो सकता हूँ। क्या मेरे नाम में परिवर्तन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त मुझे बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं। तो
ये मान लीजिए कि मेरा नाम विपुल से हट करके मेरा नाम मेरे घर में भी कोई दूसरा नाम होगा, या मेरे दोस्तों के बीच में मेरा कोई दूसरा नाम होगा, या फिर मुझे कोई देखने वाला कोई अंदाज़ा लगा करके मेरा नाम कोई दूसरा भी संबोधित करता होगा। तो मित्रों, इस प्रकार की जो हमने जो कंडीशंस लागू करी हैं, वे सारी की सारी कंडीशन क्या इस नाम के साथ लागू हो रही है? अगर लागू होती है तो मित्रों समझ लेना कि ऐसे नाम है वो क्या है, वो नाम क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होंगे। अब देखिए, आगे देखिएगा। आगे इसी प्रकार से हमने स्थान का नाम लिया, हमने प्राणी को तो शामिल कर लिया, अब वस्तु का नाम लेंगे। अब वस्तु को ले लीजिए, वस्तु। अब वस्तु, ऐसी वस्तु जो खत्म होगी। अब देखिएगा, हमारे सामने बहुत सारे ये पेन है, वाइट बोर्ड के पेन है। ये हमारे सामने क्या है? ये पेन है मित्रों। पेन तो बहुत सारे हो गए, पेन में बहुत सारे वर्ग आ गए। कोई रेनॉल्ड का पेन भी है, कोई इंक का पेन भी है, कोई जेटर पेन भी है, कोई मतलब बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे पेन हैं। उन पेन का अलग अलग नाम है। लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ एक पेन, हम इसी को ले। ये कौन सा है? ये वाइट मैट पेन है। तो जब तक ये अकेला है, जब तक मेरे हाथ में ये वाइट मैट का पेन है, तब तक ये अकेला है। अब ये अकेला हो जाएगा, एक दिन इसकी स्याही भी ख़त्म होगी, इसकी निब भी ख़त्म होगी, तब ये क्या होगा? तब ये पेन ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने का मतलब इसका अस्तित्व ख़त्म। इसके साथ ये वाइट मैट जो है, ये वाइट मैट, ये एक वचन भी है, ये एक दिन ख़त्म भी होगा, ये दृश्यमान भी है, ये हम इसको छू भी सकते हैं और इसके नाम में हम परिवर्तन कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे? क्यों, तब कब करेंगे? ये वाइट मैट की जो कंपनी है, एक दिन ये ख़त्म भी होगी, या सेलो जो कंपनी है, इस सेलो कंपनी अपना ये नाम चेंज कर सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि मित्रों, यह भी एक प्रकार से क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होगी। अब हम लेंगे स्थान विशेष का नाम लेंगे। हमने कहा एक स्थान को भी हम शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, स्थान तो बहुत सारे हैं। जैसे अपना ये प्रांत है, ये झुंझुनू प्रांत है, या हम कहें किसी भी स्थान विशेष का नाम ले सकते हैं। तो उस स्थान विशेष के बारे में भी आप इसी प्रकार की कंडीशन लागू करें। क्या आप उस स्थान को देख सकते हैं? क्या मैं चलो एक जयपुर का नाम लेता हूँ, क्या मैं जयपुर को मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम जयपुर को देख सकते हैं। क्या जयपुर शहर को हम स्पर्श कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जयपुर शहर इस पूरी दुनिया में केवल एकमात्र है? हाँ बिल्कुल है। क्या वो ख़त्म हो सकता है? हाँ, जयपुर शहर ख़त्म हो सकता है, किसी प्राकृतिक आपदा से वो ख़त्म हो सकता है। क्या जयपुर का नाम परिवर्तन हो सकता है? हाँ बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए मित्रों, पहले जयपुर का नाम क्या था? पहले जयपुर का नाम जयपुर था। अब क्या हो गया? ये जयपुर हो गया। ऐसे ही हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जिनका नामों में परिवर्तन हो गया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक शहर है मुंबई शहर। मुंबई आज का हम नाम बम्बई, पहले इसका नाम था बम्बई, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हो गया? इसमें परिवर्तन होकर के हमने कर लिया, किस रूप में कर लिया? इसका नाम कर लिया मुंबई के रूप में कर लिया। ऐसे ही कलकत्ता है, पहले इस कलकत्ता का प्राचीन नाम कलकत्ता था, लेकिन उस कलकत्ता का नाम अब क्या हो गया? कोलकाता हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से जो स्थान विशेष है उसके नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये जो तीन नाम है, ये तीन नाम, वो तीन नाम इस प्रकार की कंडीशन अगर लागू करते हैं तो समझ लेना कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएंगी। अब अपना दूसरा भेद आता है, दूसरा नाम लेते हैं हम। दूसरा नाम है या दूसरा भेद है अपना, दूसरा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो मित्रों, ये जातिवाचक का मतलब ये हो गया, जातिवाचक के दो भेद बन जाते हैं। दो भेद, एक तो समूहवाचक हो गया, समूहवाचक, और एक हो गया द्रव्यवाचक। तो मित्रों, इस द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा की हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में देख लें। तो हमने क्या बताया कि हमारे सामने ये चार नामों में से तीन नाम विशेष हैं। ये तीन नाम विशेष हैं। इन तीन नामों को लेकर के हम यह इसकी विशेषता निकालेंगे। जाति का मतलब होता है, हम विशेषता बाहर निकाल रहे हैं। जाति का मतलब ये होता है मित्रों कि एक समूह हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रकार से समूह का बोध करवा रहा है, समूह या समुदाय का बोध करवा रहा है, या संगठन का बोध करवा रहा है। कौन? ये जाति में एक वर्ग विशेष आ गया। इसमें क्या आ गया? एक वर्ग विशेष आ गया।
तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि इस जातिवाचक संज्ञा में हम इन 3 नामों की विशेषता बाहर निकालेंगे। तो 3 नाम कौन कौन से हैं? इन नामों 3 नाम हमारे सामने ये रहे, प्राणी, वस्तु या स्थान। इन्हीं की विशेषता निकालेंगे, किसमें? हम जातिवाचक को लेकर के। अब हमने कहा कि ये 3 नाम ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं, इन तीनों नामों को हम देख सकते हैं। तो पहली विशेषता हम यही लागू करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के जितने भी नाम हैं वे दृश्यमान है, जो हमें दिखाई देती है। दूसरी विशेषता हम यह बाहर निकालेंगे कि दृश्यमान तो है, इसके साथ हम इसको स्पर्श भी कर सकते हैं या हम इसको छू सकते हैं, इन नामों को हम छू सकते हैं। अब तीसरी विशेषता हम यह लिखेंगे वो एक वचन भी हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन के रूप में भी हो सकती है। ठीक, अब अगली विशेषता हम इसमें यह निकालेंगे कि अगर जातिवाचक संज्ञा होगी या समुदाय का वो बोध होगा तो वो खत्म नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? खत्म नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो मित्रों, हमने एक विशेषता अलग कर दी। कौन सी विशेषता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा खत्म होने वाली होंगी और उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। एक तो ये होगी, वो खत्म नहीं होंगी। और अगली विशेषता हमने ले लिया कि उसके नामों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके नामों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा के शब्द के ऊपर हम इन 5 बातों को, इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे, या 1 2 3 इन 4 बातों को लेकर के ही हम यह अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या उस नाम विशेष के साथ ये लागू होती हैं। अगर लागू होती हैं तो मित्रों वो ही शब्द जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हमने कह दिया कि वे चीज़ें खत्म हो जाएंगी और उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, जातिवाचक में हमने ये लिखा कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती हैं और बहुवचन के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो समूह का बोध करवाएंगी, तो समझ लेना कि बहुवचन के रूप में ही वो प्रकट होंगी। अब देखिए, हमने कहा कि उनके नामों में हम परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये रूढ़ नाम है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो नाम है ये रूढ़ नाम है। रूढ़ का मतलब इनका परिवर्तन नहीं हो सकता, इनके नामों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। रूढ़ का मतलब ये परंपरा से चले हुए नाम है। अब इसके बारे में हम उदाहरण लेके आएंगे, इसके उदाहरण अब हम लेके आएंगे। अब देखिए, मैंने आपके सामने इसी पेन को लिया, या हम ये कहें कि हमने एक शब्द ले लिया, हमने शब्द ले लिया, ये पंखा ही ले लिया, या फिर ये पेन ले लिया, या फिर ये बोर्ड ले लिया। अब इसी के बारे में ले लें, या फिर हमने एक शब्द ले लिया, एक ले लिया, वो ले लिया गाय ले लिया, या हमने बकरी के रूप में ले लिया, या किसी शब्द के बारे में ले लिया, या शहर के रूप में ले लिया शहर, या हमने ले लिया ये गांव के रूप में एक शब्द ले लिया, या हम ये कहें ये कलम, कलम के रूप में ले लिया कलम। अब देखिए मित्रों, अब इतने नाम लिखे हुए हैं, इतने नाम लिखे हुए, एक नाम और लिख दूं मैं यहाँ, मशीन। इतने नाम मैंने लिख दिए। अब इनके नामों के साथ आप इसी प्रकार की जो विशेषताएं हैं, या हमने जो जातिवाचक संज्ञा में जो विशेषताएं लिखी हुई हैं उनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे लिखे हुए जो नाम हैं, क्या ये हमें दिखाई देने वाले नाम हैं? बिल्कुल ऐसे नाम हैं जिनको हम देख सकते हैं। क्या ये ऐसे नाम है जिसको हम छू सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे नाम है जिसको हम छू सकते हैं। अब देखिएगा, क्या ये ऐसे नाम है जो एक वचन में भी हैं और बहुवचन में भी हैं? हाँ, बिल्कुल ये एक वचन में भी हैं और बहुवचन में भी हैं। अब देखिए मित्रों, अब हमने क्या लिखा, क्या ये ऐसे नाम है जो ख़त्म नहीं हो सकते? देखिए मित्रों, अगर ये ख़त्म हो जाती हैं, अगर ये पेन ख़त्म हो जाएगा तो मित्रों इस पेन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेन में तो बहुत सारे पेन होते हैं और उन पेन का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमने इसके बाद में ये लिखा कि इनके नाम जो रूढ़ हैं, इनके नाम केवल रूढ़ ही हैं, इनके नाम परंपरा से चले आ रहे नाम हैं। इन नाम को मैं, या इस पेन को मैं पंखा के नाम से संबोधित नहीं कर सकता, या इस पेन को मैं गाय के रूप में संबोधित नहीं कर सकता। क्या आप इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं? क्या इस पेन का नाम परिवर्तन करने की संभावना आपको दिखाई देती है?
अगर आपको इस पेन की या इस कलम का नाम परिवर्तन करने की संभावना दिखाई देती है तो समझना कि वे जातिवाचक शब्द में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ये लिखा है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होंगी। अगर एक पेन ख़त्म हो जाता है तो मित्रों ये रहा दूसरा पेन, अगर यह ख़त्म हो जाता है तो ये रहा तीसरा पेन। इसी प्रकार से पेन तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे नाम या इसमें बहुत सारे पेन आ गए। अब देखिए, क्या हम उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल भी हम इनके नामों में परिवर्तन नहीं कर सकते। हम गाय को भैंस के रूप में नहीं संबोधित कर सकते, हम गाय को शेर नहीं बोल सकते। शेर अपनी जगह है, गाय अपनी जगह है। शहर को हम मशीन के रूप में नाम संबोधित नहीं कर सकते, या शहर का नाम हम मोबाइल तो नहीं कह सकते ना। शहर तो बहुत सारे हैं, जयपुर शहर है, उदयपुर शहर है, जोधपुर शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, बहुत सारे शहर है। शहर का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता, या कभी उसके नामों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मित्रों हमने ये कहा कि ये जो नाम है, ये जो सारे नाम हैं या इस प्रकार के नाम हैं जो समुदाय का बोध करवाते हैं, या हमें एक से अधिक चीज़ हमें दिखाई देने वाली होती हैं, तो वे नाम हमेशा जाति के समूह में शामिल हो जाती हैं, या हम यह कह सकते हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारी जातिवाचक संज्ञा के ये लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करें अपने तीसरी संज्ञा के बारे में। तीसरी संज्ञा के बारे में हम ये कहें तीसरी संज्ञा हमारी यही है जो हमने लिखा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा में हमने क्या लिखा? देखिए मित्रों, हमने 4 नाम बताए थे कि संज्ञा का मतलब नाम होता है, और हमारे सामने ये 4 नाम आए थे। वो 4 नाम प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, और एक हो गया हमारा भाव। तो मित्रों, ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम तो हमारे 2 संज्ञाओं में शामिल हो गए, एक व्यक्तिवाचक में और एक है व्यक्तिवाचक में, और दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो गया। अब 4 नंबर का जो नाम बचता है, वो 4 नंबर का नाम हमारा भाववाचक संज्ञा में शामिल हो जाएगा। तो इस नाम के बारे में हमने क्या बताया? भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने ये बताया, या संज्ञा के बारे में हमने ये बताया कि संज्ञा 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक है दृश्यमान और दूसरा है अदृश्यमान। तो मित्रों, हम दृश्यमान नामों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अपना नाम आता है अदृश्यमान के रूप में। तो मित्रों, ये ऐसे नाम हैं जो हमें दिखाई नहीं देते या अदृश्यमान होते हैं। हमने ये लिखा कि ये जो शब्द है, ये भाव का मतलब होता है मस्तिष्क के विचार हैं जो अमूर्त होते हैं, इसका कोई रूप नहीं होता। ये क्या है? अमूर्त धारणाएं होती हैं। अमूर्त धारणाएं, इसका कोई रूप नहीं होता, या हम ये कहें कि इसको हम छू नहीं सकते, या हम इसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए ये भाव में शामिल होगी। अगली विशेषता मित्रों, ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगी। किस में रहेंगी? एक वचन में ही रहेंगी। इसका कभी भी बहुवचन रूप नहीं बनता। अगर बहुवचन रूप बन जाता है तो मित्रों, न तो ये व्यक्तिवाचक में शामिल होंगी और न ये भाववाचक में शामिल रहेंगी। अगर एक वचन से बहुवचन का रूप धारण कर लेती है तो मित्रों, ये अपने आप जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। तो इसलिए हम भाववाचक संज्ञाओं की विशेषता यह बना सकते हैं कि ऐसे नाम होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे नाम होंगे जो अमूर्त धारणाएं हैं, जो काल्पनिक है, ऐसे नाम है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते और उनका कोई रूप नहीं होता, वे हमेशा एक वचन में होते हैं। ये सारे के सारे इस प्रकार की विशेषता रखने वाले जितने भी नाम हैं, वे सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में शामिल हो जाएंगे। और ये भाववाचक, जैसे मैंने लिख दिया करुणा एक प्रकार के हमारे भाव हैं। एक भाव हमने लिख दिया प्रेम। क्या प्रेम को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारे मस्तिष्क में उठने वाले जो भाव हैं, उन भावों को हम देख नहीं सकते। क्या हम दया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम बुढ़ापे को देख सकते हैं? नहीं, हम छू नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। बुढ़ा। क्या हम कल्पनाओं को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। इस प्रकार के जो नाम हैं मित्रों, ये भाववाचक में शामिल हो जाते हैं, जिनका कोई रूप नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे सामने संज्ञा की 8 संज्ञाओं की, या हमने ये बताया था कि हम संज्ञा को मात्र हम कितने शब्दों में पढ़ेंगे। हमारे सामने अब हम बाहर निकल के आते हैं 6 से, अब हमारे सामने 8
प्रकार के नाम हो गए जो प्रत्येक संज्ञा के साथ लागू हो सकते हैं। अगर वो लागू होते हैं, जिस प्रकार से वो लागू होने की संभावना होती है, तो उसी प्रकार से हम संज्ञा की छँटनी कर सकते हैं कि वो व्यक्तिवाचक में है या फिर जातिवाचक में है या फिर भाववाचक में। तो मैं एक बार इनका नामोल्लेख और करना चाहूँगा कि हमने अब तक संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा और किस प्रकार से उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, वो देखिएगा। हम वापस उन्हीं 3 नामों का उल्लेख करेंगे। अब देखिए मित्रों, हमने ये बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी हमने ली वो है भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए मित्रों, अब हम अपने 8 शब्द बाहर निकालेंगे और वो 8 शब्द कौन कौन से हैं। हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की मुख्य विशेषता एक तो ये है कि वो दृश्यमान है, और जातिवाचक में भी हमने ये कहा कि ये दृश्यमान नाम होते हैं, और हमने इसमें लिया ये अदृश्यमान नाम है। एक तो ये नाम आ गया। फिर हमने ये बताया मित्रों कि ये स्पर्शजन्य है। क्या स्पर्शजन्य है? कौन से? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक भी क्या है? ये स्पर्शजन्य या इसको हम छू सकते हैं। और भाववाचक में हमने ये पढ़ा कि ये अस्पर्शजन्य नाम है, अस्पर्शजन्य, जिसको हम छू नहीं सकते। फिर हमने ये कहा कि ये एक वचन में रहेंगी। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेंगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा वो एक वचन में रहेंगी, और जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो हमेशा एक वचन में भी हो सकती है और बहुवचन में भी हो सकती है। इस प्रकार से अपना रूप बनाती है। फिर हमने ये कहा, और भाववाचक में हमने ये कहा कि ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगी। अगर इसमें बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे तो वो सीधे के सीधे जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएंगी। फिर हमने ये कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये एक दिन ख़त्म होंगी। ये क्या होंगी? ख़त्म होंगी। जातिवाचक संज्ञा में ये कहा कि ये ख़त्म नहीं होंगी, और इसमें हमने ये कहा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाववाचक में। फिर हमने ये कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी नाम हैं उनके नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन या बदलाव कर सकते हैं। और जातिवाचक में हमने ये कहा कि इनके नामों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और भाववाचक में ये कहा कि नाम में परिवर्तन हो गया तो सीधे के सीधे वो, नाम में बदलाव हो गया तो समझना कि वो सीधे के सीधे जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो गए। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने तीनों संज्ञाओं के 8 नाम इस प्रकार से निकाले हैं जो आप सभी के सामने हैं। तो मित्रों, हमें प्रत्येक शब्द में इस प्रकार की कंडीशन लागू करनी है। अगर किसी शब्द के साथ इस प्रकार की कंडीशन लागू हो जाती है तो समझ लेना कि वो इसी प्रकार की संज्ञा हो गई। अब रही बात अपनी ये कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें, और इसी संज्ञा को आगे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो मैं अपना जो अध्यापन कार्य है इसी के साथ साथ या इस अध्यापन कार्य के साथ या इसी समय मैं यह अपना वाचन ख़त्म करूँगा, और आगे की जो क्लासेस हैं और आगे हम जो वीडियो जारी करेंगे उस वीडियो में हम कंपटीशन से संबंधित जिस प्रकार से हमारे संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं या हमसे पूछे जाते हैं तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उनको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, और वही हम तात्विक विवेचन आगे हम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।